देखना कोई स्लाइड मिस ना हो बीच में, क्योंकि मुझे तो लग रहा था कि अभी 2-3 स्लाइडें खत्म हो जाएगा मामला। 2-3 नहीं, मतलब 8-10 यहाँ से पढ़ना था। भाई 10 तो ये तो पढ़ लिया था ना, वो ये तो पढ़ लिया था ना, ये लाइन। अब ये पढ़नी। मुझे लग रहा था कि कुछ है इसमें कमी। ले मेरे बच्चे बताएं, इक्विटी कितनी तरह की थी बोला? 3 तरह। अच्छा, दो मेन, 2 तरह, लेकिन किताब में 3 तरह करके लिखा हुआ उसको। कौन कौन सी थी बोला? शेयर इशू और शेयर मेरे बच्चे कौन कौन से थे बोला? प्रेफरेंस भी थे, ऑर्डिनरी शेयर भी थे, और ठीक हो गया। तो यानी कि 3 तरह की थी, रिटेन अर्निंग, इशूइंग शेयर फॉर कैश, और प्रेफर्ड स्टॉक कह लो और प्रेफरेंस शेयर्स कह लो। बेटा रिटेन अर्निंग याद करो, कल हमने डिस्कस किया था कि कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाएगी, देखो कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाती है उस प्रॉफिट का क्या करना होता है मेरे बच्चे? एक कंपनी है, उस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, इस प्रॉफिट का क्या किया जाएगा? अच्छा ये तो बताओ, इस प्रॉफिट का करना क्या है, ये डिसाइड कौन करेगा? डायरेक्टर। हमने कहा था मालिकों को हरगज भी जांचनी होती है, इसमें कोई पंगा लेने की याद रखिएगा। ये सारी की सारी 100% स्वाबदीदी, 100% स्वाबदीदी याद रखिएगा। इसमें जरा भी कोई अमल दखल नहीं होता शेयर होल्डर का। ये सारे का सारा किसने डिसाइड करना है? डायरेक्टर ने। किस प्रॉफिट का क्या करना है। अगर डायरेक्टर ये सोचते हैं कि इस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा हम दे देते हैं डिविडेंड के तौर पर, और कुछ हिस्सा हम क्या कर लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं, तो जो अपने पास बिजनेस में रख लिया उसको क्या बोलेंगे? और जो प्रॉफिट, इस प्रॉफिट का वो हिस्सा जो मेंबर्स में डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलेंगे? डिविडेंड। अब हम डिस्कस करेंगे ये जो रिटेन अर्निंग्स है, रिटेन अर्निंग डेफिनेटली मेरा चाहिए, क्यों रिटेन करके रखेंगे? अगर सादा देखा जाए तो शायद आगे देखो इसकी कुछ वजूहत हो सकती है। हो सकता है आगे जाके हम बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो उसके लिए पैसा चाहिए होगा, हम उसके लिए रिटेन करके रख लें। या हो सकता है आगे कुछ लाइबिलिटीज आ रही हो बिजनेस की, उस लाइबिलिटीज को मीट करने के लिए हम उसके लिए भी रख सकते हैं। या हो सकता है कि मेरे बच्चे कोई कंपनी पर केस चल रहा हो और कंपनी को लग रहा है ये केस हमारे खिलाफ आएगा, उसके लिए हमें कुछ पे करना पड़ सकता है, उसके लिए रख सकते हैं। या ये भी हो सकता है मेरे बच्चे, ये भी एक अच्छी खासी वजह होती है रिटेन अर्निंग्स की, कि फ्यूचर में मालिकों को, डायरेक्टर्स को लग रहा हो कि शायद फ्यूचर में हमें 1-2 साल प्रॉफिट नहीं आएगा, अज्यूम कर लो, और 1-2 साल हम प्रॉफिट में से डिविडेंड नहीं पे कर सकेंगे। जब मेंबर्स को डिविडेंड नहीं देंगे तो मेंबर नाराज होंगे, और हो सकता है वो हमें क्या कर दें, रिमूव कर दें। बात का डिविडेंड को स्मूथ रखने के लिए कि हर साल हम लाजमी डिविडेंड पे करें, उसके लिए भी प्रॉफिट बचा के रख लिया जाता है। अब अगले साल मेरे बच्चे मान लो इस साल हमें आया 1 मिलियन का प्रॉफिट, ये साल 2024 की बात कर लेते हैं। साल 2024 में आया हमें 1 मिलियन का हमारे पास प्रॉफिट आया। इसमें से हमने क्या किया, इस साल में 2 लाख रुपया डिविडेंड के तौर पर दे दिया, और 8 लाख रुपया हमने क्या कर लिया, उसको रिटेन करके रख लिया। इस 8 लाख को जो हमने रिटेन करके रखा है, इसके बड़े सारे मकासद हो सकते हैं। उन मकासद में से एक मकासद ये भी है डिविडेंड को स्मूथ रखना। जैसे एग्जांपल, अच्छा साल 2025 के अंदर मेरे बच्चे हमें आया लॉस। जब लॉस आया हो, क्या अब हम लॉस में से कोई डिविडेंड पे कर सकते हैं? वे डिविडेंड लॉस में से थोड़ी होता है, डिविडेंड तो हमेशा कहां से होता है? प्रॉफिट में से। अब इस साल में लॉस होगा तो क्या हम मेंबर्स को डिविडेंड दे सकेंगे? नहीं दे सकेंगे। लेकिन एक तरीकाकार है, अगर पिछले सालों में हमने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बचा के रखा होगा, अब उसी प्रॉफिट के हिस्से में से इस साल जिस साल लॉस आया उस साल भी हम डिविडेंड पे कर सकते हैं। क्या रखोगे इसके, क्योंकि प्रॉफिट में से ही डिविडेंड होना, वो चाहे इस साल का प्रॉफिट हो, कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो प्रॉफिट इसी साल का होना चाहिए, चाहे वो पिछले सालों की प्रॉफिट क्यों ना संभाल के रखा हो, लेकिन डिविडेंड हमेशा किसमें से होगा? प्रॉफिट में से। तो अगले सालों में डिविडेंड की अमाउंट को स्मूथ रखने के लिए, मेंबर्स को खुश रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ये रिटेन अर्निंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या रखोगे मेरे रिटेन अर्निंग हम इस्तेमाल क्यों करेंगे? कहता है कि द रिटेन अर्निंग रिप्रेजेंट द पोर्शन ऑफ द इक्विटी अर्निंग्स, यानी कि आपने जो अर्न किया ये मालिकों का है, लेकिन उसी मालिकों को दे दो, लेकिन आपने मालिकों को देने के बजाय मालिकों का ही पैसा अपने पास रख लिया। इसलिए लफ्ज इसके लिए क्या बोला जाता है? इक्विटी अर्निंग्स। है तो इक्विटी ना बिजनेस की, यानी कि इक्विटी होता क्या? मालिकों का पैसा, सादा अल्फाज में। जो मालिकों ने शुरू में पैसा दिया बिजनेस को वो भी इक्विटी, और जो आज बिजनेस ने कमाया वो भी इक्विटी।
है। अगर वो बिजनेस में दोबारा रिटेन करके रखते हो, अगेन इक्विटी। अगर उसको उठा के मेंबर्स को दे दिया, वो मामला खत्म हो गया, धन्यवाद, बात, अब आपने पैसा उनको वापस कर दिया। कहता है कि इक्विटी अर्निंग्स लेफ्ट आफ्टर डिडक्टिंग द टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। अच्छा मेरे बच्चे जरा देखिएगा, इस साल हमारी जो सेल है वो है 1 मिलियन, हमारी जो कॉस्ट ऑफ सेल है वो है 3 लाख रुपए, तो हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया मेरे बच्चे 7 लाख रुपए। उसके बाद हमारे एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस आ गए मेरे बच्चे 3 लाख रुपए, और अदर एक्सपेंसेस डाल के बीच में हमारा जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया वो कितना आया, 2 लाख रुपए। इस 2 लाख रुपए में मान लो ये कंपनी है, अज्यूम कर लो इसने 29% टैक्स पे कर दिया, अगर वो कंपनी नहीं दूसरा था वो अलग देखेंगे। इसने क्या कर दिया, अज्यूम कर लो 29% टैक्स पे कर दिया, तो कितना बढ़ेगा वो 58,000। तो 58,000 इसमें से हमने टैक्स पे कर दिया, तो बाकी कितना रह गया 42। ये हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया, आप इसका क्या करेंगे, इसमें से सबसे पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से मेरे बच्चे अभी मैं आपको प्रेफरेंस शेयर्स का ना एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। हम सबसे पहले जो प्रॉफिट में से जो बचेगा, जो पे करते हैं वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बाद, यानी कि टैक्स पे करने के बाद जो प्रॉफिट का हिस्सा बचे, सबसे पहले किनको पे करना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। मान लो कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर का बनता था 42,000 रुपया, उनको उनकी फिक्स अमाउंट होती है, पढ़ेंगे अभी आगे जाके, पहले उनको पे कर दिया। उसके बाद जो 1 लाख रुपया बचा वो मेंबर्स को या तो डिविडेंड के तौर पे डिवाइड कर देंगे, या क्या कर लेंगे, उसको रिटेन करके रख लेंगे। उनका पैसा रिटेन करके नहीं रखना प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अगर कमा लिया है उनको दे दो, अगर नहीं कमाया वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, हम उनका पेबल के तौर पे रिकॉर्ड करके रखा करेंगे। वो मेरा ख्याल है कि, लेकिन हम पहले ना, नहीं बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको कर देंगे। अब इस लाइन को पढ़िएगा मेरे बच्चे, वो लास्ट वाला इसी भी ऑन करके आना। लिमिट आप जरा देखिएगा, कहता है कि रिटेन अर्निंग रिप्रेजेंट द पोर्शन ऑफ द इक्विटी अर्निंग्स लेफ्ट आफ्टर डिडक्टिंग द टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड व्हिच इज ये सर्टिफाइड लिखा हुआ, सैक्रिफाइस बाय द इक्विटी शेयर होल्डर। यार ये पहले ना, मेरा ख्याल है कि आए मेरे बच्चे जरा प्रेफरेंस शेयर्स को पढ़िएगा। ले बेटा, ये प्रेफरेंस शेयर्स का कॉन्सेप्ट पक्का करके याद रखना है आपने, इंतहाई पक्का करके। अज्यूम कर लो मेरे बच्चे एक कंपनी है, उसका जो याद करें बचपन में हम डिस्कस करते थे कि जब आप कंपनी बनाने जा रहे हो तो कंपनी बनाते वक्त मालिकों ने सोचना है इस कंपनी को पूरी जिंदगी में कितना पैसा चाहिए होगा। मान लो कि हमने सोचा कि इस कंपनी को पूरी जिंदगी में 1 लाख रुपए चाहिए, और हमने क्या किया था, फिर इस 1 लाख रुपए के 10-10 रुपए के 10,000 टुकड़े करके रख लिए थे। उन टुकड़ों को क्या कहते हैं, शेयर्स। आगे कंपनी मजीद इन शेयर्स को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकती है। अगर ये 2 हिस्सों में डिवाइड ना करें, बाय डिफॉल्ट ये एक ही कहलाते हैं, ये कहलाते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स। लेकिन अगर आप चाहो तो इनको डिवाइड भी कर सकते हो। डिवाइड कैसे कर सकते हो, इनको ऑर्डिनरी शेयर्स के साथ साथ आप इसके प्रेफरेंस शेयर्स भी बना सकते हैं। अब अज्यूम कर लो मेरे बच्चे, इनमें से हमने 2,000 शेयर रख दिए प्रेफरेंस शेयर्स और 8,000 शेयर रख दिए ऑर्डिनरी शेयर्स। अब सर ये जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं ये हमने बनाए क्यों हैं, इसकी क्या नौबत आ सकती है, इस तरह सोचिएगा मेरे बच्चे। अज्यूम कर लो कंपनी शेयर इशू करने जा रही है, कंपनी शेयर इशू करने जा रही है और कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ गई, और कंपनी चल भी पिछले कई सालों में लॉस में रही, कई सालों में लॉस में चल रही है। अब कंपनी जाए, देखो अगर कंपनी को पैसा चाहिए, पैसा कहां से ले सकती है, या तो शेयर इशू करके, या मेरे बच्चे उधार। अब ये उधार मिलेगा, मान लो कि बैंक वगैरह से, बैंक के पास गई उधार लेने के लिए, बैंक ने कहा कि सर इन हालात में हम तो आपको उधार नहीं देंगे, या अगर उधार दिया भी तो शदीद किस्म की टर्म्स एंड कंडीशन, जैसे पीछे हम कॉवेनेंट डिस्कस करके आए थे, बड़े अजीबोगरीब से कॉवेनेंट्स। इनको लग रहा है भाई बैंक वाला काम तो नहीं चलेगा, हम ऐसा कर लेते हैं शेयर इशू कर देते हैं। भाई अगर अज्यूम कर लो ये कंपनी शेयर इशू करने गई, इसने क्या किया, ये कहती है कि 10,000 शेयर थे, अभी कोई इसकी वो नहीं बनाई हुई थी, वो टाइप से बनाई थी, अज्यूम कर लो 10,000 ऑर्डिनरी शेयर्स। और इनको पता चला, अज्यूम कर लो कंपनी को पता चला कि वो फलाना जो मिस्टर ए है ना उसके पास बड़ा पैसा है, ऐसा करता है हमारे करंट शेयर होल्डर तो खरीद रहे थे। याद है हमने डिस्कस किया था कि जब भी हम नए शेयर इशू करें सबसे पहले करंट शेयर इशू, उसको राइट इशू बोलते हैं, तो वो कहता है कि करंट शेयर होल्डर तो खरीदेंगे नहीं, तो ऐसा करते हैं लोगों को बेचते हैं। अब ये कंपनी लोगों के पास, लोगों में से भी क्या, अज्यूम कर लो हम एग्जांपल ले लेते हैं किसी मिस्टर ए की, मिस्टर ए के पास शेयर लेकर गई, मिस्टर ए को कहा कि सर हमारी कंपनी के शेयर खरीद लो, आपके पास बड़ा पैसा पड़ा हुआ है, वो हमारी कंपनी में लगाओ। मिस्टर ए ने यहाँ पे इनसे सवाल पूछा कि अज्यूम कर लो मैं आपकी कंपनी के शेयर खरीद लेता हूँ, मुझे मिलेगा क्या, बदले में मुझे क्या मिलेगा।
वो कहेंगे सर हम बदले में आपको देंगे डिविडेंड, हम आपको देंगे डिविडेंड। कहता कि अच्छा मुझे बताओ डिविडेंड का मिलता है क्या चीज मैम है? वो उन्होंने कहा अद्धा घंटा वेट करना मेरा, नहीं उन्होंने वेट कराओ तो सब डिस्कस करना होना ले बेटा। वो दोस्त हैं इस्लामाबाद से हैं, तो ये था कि चलें जरा ले बेटा जरा देखिए। अच्छा मिस्टर ए ये पूछ रहा है कि सर बताएं हमें मिलेगा क्या। कंपनी ने कहा कि सर आपको क्या मिलेगा, आपको डिविडेंड मिलेगा। अब अगली बात आ गई कि उन्हें मिस्टर ए पागल थोड़ी था, जिसके पास पागलों के पास पैसा थोड़ी होता है, ये पाकिस्तान थोड़ी है तो वो देखो एक पागल खातून 7 करोड़ की गाड़ी लेके जा रही थी है, तो पाकिस्तान तो है नहीं कि पागलों के पास पैसा हो। तो यहाँ पे मेरे से खैर मिस्टर ए ने इनसे पूछा कि मुझे पागल समझ रहे हो, ये जो डिविडेंड आता है ये कहाँ से आता है, प्रॉफिट में से है। डिविडेंड हमेशा कहाँ से पे होता है, प्रॉफिट में से। इन्हें मिस्टर ए ने इनसे पूछा था बताओ आखिरी दफा प्रॉफिट कब कमाया था। वो कह रहे सर ये तो हमें भी याद नहीं है। तो कह रहे मैं पागल हूँ जो आपकी कंपनी के शेयर खरीद। और दूसरा वो कहता है कि अच्छा चलो डिविडेंड तो नहीं मिल रहा, इसके अलावा क्या बेनिफिट होता है। कहता है सर शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी, कल शेयर्स की वैल्यू, और शेयर्स की वैल्यू जो बढ़ेगी वो डिपेंड कर रही होती है परफॉर्मेंस के ऊपर। जितनी कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी होगी उतनी ही शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी। अगेन मेरे बच्चे परफॉर्मेंस खाद बढ़ेगी है, कंपनी तो लॉस में है। अब ये कह रहा है कि आप लोग शायद मुझे पागल बनाने आए हो, बाकी आपके पास कुछ नहीं। ये जो बैठे हुए थे कंपनी के लोग जो इसके पास गए थे वो क्या करते थे, चाय पी रहे थे, चाय में बिस्किट बोया हुआ था, उन्होंने कहा कि बिस्किट यहीं पे रखो दबाओ यहाँ से, तो बिस्किट भी उनको खाने नहीं दिया और इसने मिस्टर ए ने क्या कर दिया उनको घर से निकाल दिया। अब उनमें से एक मिस्टर बी भी था जिसको घर से निकाला। मिस्टर बी ने एक तहिया कर लिया इस बंदे को शेयर बेच के दिखाने भैया। अब मैंने अपने आप से कमिटमेंट कर ली इस बंदे को मैंने लाजमी शेयर बेचने। तो बाकी उसको कहते हैं शेयर जो बाकी डायरेक्टर तो कहता है कैसे बेचोगे यार, कितनी बीसी की है उसने हमारी है, तो क्या आपको लग रहा है ये बंदा हमारे शेयर खरीदेगा। कहता खरीदेगा। ये आया वापस, इसने कहा कि अच्छा बताओ हमारी कंपनी के शेयर कितनी तरह के थे। उन्होंने कहा कि 2 तरह के। कहता कौन कौन से हैं। कहता कि ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफरेंस। चले मान लो फिलहाल शुरू में सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर 10,000 ऑर्डिनरी शेयर थे। कहता कि आज मेरे कहने पे आप ऐसा कर लो ऑर्डिनरी शेयर में से 2,000 शेयर्स को प्रेफरेंस कर दो, यानी कि टोटल जो 10,000 थे उनमें से 2,000 क्या कर दो ये प्रेफरेंस बना दो, 8,000 ऑर्डिनरी रहने दो। कहता इससे क्या होगा। कहता मैं बाद में बताता हूँ आपको। ये इन्होंने क्या किया ऑर्डिनरी शेयर्स में से कुछ शेयर्स को कन्वर्ट कर दिया प्रेफरेंस में, और अब गए दोबारा मिस्टर बी बाकी उन्हीं दोस्तों को जिनकी चाय रखवाई थी उन्होंने उनका साथ लिया और चला गया मिस्टर ए के घर। मिस्टर ए ने जब उनको देखा वो कहते हैं कि सर हम आपके पास आए हैं शेयर्स के लिए। वो कहता है यार मैंने पहले भी निकाला था आप लोगों को। तो कहता है कि नहीं सर आज हमारी बात सुने आप। तो जो भी है वक्त जाया नहीं करते, वो बैठ गए वहां। उन्होंने क्या कहते चलें ठीक है सुनाओ बात। कहता सर हम आपको अगेन शेयर इशू करने के शेयर ऑफर करने के लिए आए हैं। कहता यार फिर वही वहीं से बकवास शुरू कर रहे हो आप लोग। अगर मैं आपके शेयर खरीदूंगा मुझे बदले में मिलेगा क्या। कहता डिविडेंड। और डिविडेंड कहाँ से मिलेगा, प्रॉफिट, प्रॉफिट आपका आ रही है। कहता सर आज जो हम आपके पास शेयर लेकर आए ना वो खास किस्म के शेयर। देखो नाम इनका क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स। इसलिए मेरे बच्चे लफ्ज क्या बोलेगा, आज जो हम शेयर्स लेकर आए वो कौन से खास किस्म के शेयर्स। कहता अच्छा बताओ इन शेयर्स में क्या खासियत है। कहता सर देखो आपको ये कंसर्न था ना कि हम ऑर्डिनरी शेयर आपको इशू करेंगे और ऑर्डिनरी शेयर में जब हम प्रॉफिट आएगा तो तभी आपको डिविडेंड मिलेगा। सर आज हम ऐसे शेयर लेकर आए हैं जो प्रॉफिट आए ना आए आपको डिविडेंड लाजमी मिले। कहता ये कैसे हो सकता है, क्योंकि डिविडेंड तो उसकी डेफिनेशन ये है ये प्रॉफिट का हिस्सा होता है। तो अगर आपको लॉस आ रहे होंगे तो आप मुझे डिविडेंड कैसे पे करोगे। कहता कोई मसला नहीं सर। अज्यूम करो सर साल 2024 है, साल 2024 में अगर हमारे पास लॉस आया, हमारे बिजनेस में लॉस आया, तो हम क्या करेंगे, आपको डिविडेंड तो नहीं दे सकेंगे, लेकिन मान लो कि सर आप हमारी कंपनी के 1 लाख के शेयर खरीदते हो। एक अज्यूम कर लो, एग्जाम्पल मैंने वैसे बनाई, चलो 10,000 कर लो अगर आपको लग रहा है 10,000 के शेयर खरीदते हो, तो हम क्या करेंगे आपको 15% फिक्स डिविडेंड पे करेंगे। यानी कि डिविडेंड क्या होगा, फिक्स होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा प्रॉफिट कम या ज्यादा। एक तो फिक्स डिविडेंड पे करेंगे 15%, इसका मतलब हर साल इसको कितना पे करेंगे हम, 1,500 रुपया आपको हर साल पे करेंगे। कहता है लेकिन जिस साल लॉस आया तो फिर, कहता है सर जिस साल लॉस आया करेगा हम 1,500 का पेबल रिकॉर्ड कर लिया करेंगे। हम पे तो नहीं कर रहे लेकिन आपको पे करना है। जैसे मान लो साल 2024 में भी लॉस आया, तो साल 2024 में हमने क्या कर लिया, साल 2024 के अंदर हमने 1,500 रुपए का एक पेबल रिकॉर्ड कर लिया। साल 2025 में फिर लॉस आया और फिर हमने क्या कर लिया, 1,500 का पेबल रिकॉर्ड कर लिया। साल 2026 में फिर लॉस आया और हमने 1,500 रुपए का पेबल रिकॉर्ड कर लिया। साल 2027 में मेरे बच्चे प्रॉफिट आ गया। जब प्रॉफिट आएगा उस साल का मेरे बच्चे डिविडेंड और पिछले सालों का डिविडेंड अक्यूमुलेट करके, इसको कहते हैं जमा करना। पिछले सालों का जो कितना बनता था बड़ा 4,500 पिछले सालों का मिला के
टोटल कितना हो गया? 6,000 रुपया सर हम आपको मान लो इकट्ठा पे करें। तो ऐसे शेयर लेकर आए हैं जिसमें जिस साल अगर हम आपको डिविडेंड नहीं भी देंगे सर कोई मसला नहीं, हम अक्यूमुलेट कर लिया करेंगे, हम जमा कर लिया करेंगे, और जिस साल फिर हमें प्रॉफिट आएगा उस साल में और पिछले सालों में जिन सालों का हमने आपको पे नहीं किया होगा हम इकट्ठा करके आपको डिविडेंड पे करेंगे। कहता दूसरे नंबर पे कहता कि देखो मिस्टर ए, अब अगला सवाल करता ठीक हो गया भाई, ये तो मेरा आपने कंसर्न दूर कर दिया कि आप मुझे कुछ ऐसे शेयर ऑफर करने जा रहे हो जिसमें मुझे फिक्स डिविडेंड मिलेगा और हर सूरत मिलेगा, चाहे मुझे प्रॉफिट आए चाहे आपको चाहे प्रॉफिट आए चाहे लॉस है। लेकिन मेरा पैसा पड़ा वो बैंक में, बैंक मुझे फिक्स इंटरेस्ट पे करता है जिससे मेरा भी दिल मुतमईन नहीं होता, मैं भी चाहता हूँ हराम ना खाऊं, मैं कहीं बिजनेस में लगा दूं। लेकिन बैंक में एक और ऑप्शन भी मेरे पास, मैं जब चाहूं अपने बैंक से जाकर अपने पैसे वापस ले सकूं। लेकिन कंपनी के शेयर्स का असूल होता है कि जब आप कंपनी के शेयर्स खरीद लो वो कंपनी की जिंदगी में वापस नहीं होते, वापस बाद में भी क्या होने, वहां पे भी एसेट का हिस्सा मिलता है। लेकिन एक दफा आप शेयर्स खरीद लो कंपनी की जिंदगी में आप वो शेयर वापस नहीं कर सकते। यानी कि आप किसी भी जाओ किसी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर किसी कंपनी के शेयर खरीद लो, वो कंपनी चलो मान लो कि आज एक कंपनी नए शेयर इशू कर रही है वो खरीद लो, आप वो शेयर कभी भी कंपनी को दोबारा वापस नहीं बेच सकते। हाँ आगे बेच सकते हो, जैसे हमने डिस्कस किया था स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो शेयर्स की ट्रेडिंग होती है वो कंपनी नए शेयर्स भी ऑफर करती है, लेकिन वहीं पे पुराने शेयर्स की भी वो हो रही होती है। ये नहीं होता कि कंपनी खुद अपने शेयर वापस खरीद रही है, कंपनी अपने शेयर वापस नहीं खरीदती, जो शेयर इश्यू कर दिए मेरे बच्चे वो उन्हें, हाँ वो तरीकाकार होता है शेयर वापस खरीदने का, वो जब बड़े होंगे उसका वो खास तरीके से पड़ेंगे। कहता कि मैंने आपके एक दफा आपकी कंपनी के शेयर खरीद लिए, मैं तो फंस गया, फिर तो मैं आपको वापस करके वो शेयर पैसा ले ही नहीं सकता आपको, तो जबकि बैंक से मैं अपने पैसे वापस ले सकता। मिस्टर बी ने यहाँ पे कहा कि सर आपका ये कंसर्न भी हम दूर करेंगे, हम आपके पास ऐसे शेयर लेकर आए हैं जिनको आप चाहो तो एक खास मुद्दत के बाद जो भी हमारा आपस में तय होगा उसके बाद वापस करके पैसे भी ले सकते हैं। यानी कि प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे हैं जो काबिल वापसी भी हैं, इसके लफ्ज बोला करेंगे रिडीमेबल, रिडीमेबल रिडेम्पशन से लफ्ज निकला है, यानी कि जो चीज वापस कर देने। तो रिडीमेबल क्या है? काबिल वापसी, यानी कि ऐसे शेयर लेकर आए हैं जिनके ऊपर डिविडेंड भी फिक्स मिलेगा चाहे प्रॉफिट कम हो या ज्यादा हो, और वो डिविडेंड फिक्स के साथ साथ अक्यूमुलेशन बेस पे भी मिलेगा। अक्यूमुलेशन का मतलब क्या है? जिन सालों में लॉस हुआ उन सालों का भी इकट्ठा कर लिया करेंगे और जिस साल में जाके प्रॉफिट आएगा उस साल में इकट्ठा करके आपको पे कर देंगे। और फिर इसमें यह भी खसूसियत है प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर, आप इनको जब चाहे वापस करके हमसे पैसे भी ले सकते हैं। अब मिस्टर ए ने कहा कि ये मेरे लिए ज्यादा फिजिबल है, अब मैं क्या कर लेता हूँ आपकी कंपनी के शेयर्स खरीद लेता हूँ। ये मकसद होता है हमारे प्रेफरेंस शेयर्स बनाने का, ताकि हम लोगों को कहीं ना कहीं उनके लिए उन शेयर्स के अंदर अट्रैक्शन पैदा कर सकें, क्योंकि कुछ लोग होंगे वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि हम इन्वेस्टर्स की अट्रैक्शन वो हासिल कर लें। इस मकसद के लिए हम प्रेफरेंस शेयर्स बनाते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स में डिविडेंड मिलता है फिक्स, उसके बाद इनको जब चाहो आप पैसे वापस करके शेयर वापस करके सॉरी पैसे वापस ले सकते हो। और उसके बाद जो डिविडेंड फिक्स के साथ साथ क्या मिलेगा? अक्यूमुलेशन बेस्ड, यानी कि इसमें अक्यूमुलेशन भी है इसमें रिडेम्पशन भी है। एक और सहूलत भी होती है इन शेयर्स को आगे, ये भी अच्छा वो कहता है कि अगर कल इसको तो डिविडेंड मिलना फिक्स 15% मान लो 1500 रुपया मिलेगा, प्रॉफिट आया इस साल करोड़ों का, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर मान लो उनकी 5 घी में है, लेकिन इसको कितना मिलेगा? 1500। कहते हैं कि अगर कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमा रही हो, मेरा मन करे कि मैं प्रेफरेंस शेयर्स को ऑर्डिनरी में कन्वर्ट कर लूं, क्या ये ऑप्शन है? कहता सर ये भी ऑप्शन, कन्वर्जन का भी ऑप्शन, कि अगर आपका कल मन करे कि प्रेफरेंस शेयर्स को ऑर्डिनरी में कन्वर्ट करवाना चाहते हो सर ये भी ऑप्शन दे दें। तो जब इतनी सहूलतें होगी शेयर्स के साथ, ऐसे शेयर्स को क्या बोलते हैं? ये प्रेफरेंस शेयर्स। और प्रेफरेंस का लफ्ज निकला फौकियत से, कि इनको कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे? फौकियत देंगे। इसलिए मेरे बच्चे अब ये जो लाइन हम दोबारा प्रेफरेंस शेयर्स का थोड़ा सा पता चल गया ना, इसके पीछे वजह क्या है, हम क्यों बना रहे हैं? ये मजबूरी में बना रहे हैं ताकि इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जा सकता हो। अब मेरे बच्चे वो लाइन जरा दोबारा पढ़ेंगे तो शायद हमें थोड़ी सी समझ आ जाएगी। कहता था रिटेन अर्निंग्स रिप्रेजेंट दैट पोर्शन ऑफ द इक्विटी अर्निंग्स लेफ्ट आफ्टर डिडक्टिंग द टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड व्हिच इज सैक्रिफाइस बाय द इक्विटी शेयर होल्डर एंड इज प्लॉट बैक। अच्छा प्लॉट बैक होता है कि फिलहाल तो होता है, प्लॉट होता है कि हल चलाने को कहते हैं। प्लॉट बैक का मतलब क्या है? उस पैसे को दोबारा बिजनेस में ले आना। एट प्रेफरेंस व्हिच इज सैक्रिफाइस बाय द इक्विटी शेयर होल्डर एंड इज प्लॉट बैक टू द कंपनी टू री इन्वेस्ट इन द कोर बिजनेस ऑपरेशन सच एज पेइंग ऑफ द डेट ऑब्लिगेशन आर परचेजिंग। देखो मेरे बच्चे ये जो हमारा पैसा होता है ना रिटेन अर्निंग्स, ये ऑर्डिनरी शेयर होल्डर की कुर्बानी होती है। ये कुर्बानी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर देते हैं, प्रेफरेंस नहीं देते। प्रेफरेंस वालों को तो प्रॉफिट आ गया, आपने उनसे वादा किया उनको डिविडेंड पे करना ही करना है, लेकिन ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को प्रॉफिट आने के बावजूद आप क्या कर सकते हो? उनका पैसा दोबारा बिजनेस में लगा सकते हैं। ये कुर्बानी कौन देते हैं? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। इसलिए सही वाले जो मालिक होते हैं, हम देखो मान लो कि ये बैठे हैं हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये बैठे हैं हमारे ऑर्डिनरी शेयर होल्डर।
अब मुझे बताओ इसमें से CFE के ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर बैठे हैं, ये ऑर्डिनरी शेयर होल्डर बैठे हैं, इस लाइन वाले जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं, मुझे बताओ इनका ज्यादा CFE में रिस्क क्या है या ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का ज्यादा रिस्क है? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का ज्यादा रिस्क। तो सही वाले मालिक कौन से होंगे CFE के? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। क्या रखोगे? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर तो रिस्क ही नहीं ले रहे, वो तो कह रहे हैं कि आप जो कमाएं हमें पे कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका बिजनेस ग्रो करे या ना करे। लेकिन देखो मेरे, आप लाइन को दोबारा पढ़ो, कहता है कि ये जो रिटेन अर्निंग्स होती क्या है, कहता है रिप्रेजेंट दैट पोर्शन ऑफ द इक्विटी अर्निंग्स लेफ्ट आफ्टर डिडक्ट। देखो गवर्नमेंट को भी कोई लेना देना नहीं, आप बिजनेस ग्रो करना चाहते हो, पैसा दोबारा गवर्नमेंट कहती है मेरा टैक्स दो, तो जो हमने कमाया उस कमाई में से जो हमने टैक्स को और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे कर दिया, उसके बाद जो कुर्बानी ली गई इक्विटी शेयर होल्डर से और वो पैसा रिटेन करके दोबारा बिजनेस में लगा दिया गया, और किस लिए? ताकि वो बिजनेस ऑपरेशंस को आगे हम क्या कर सकें, मजीद बेहतर कर सकें। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये रिटेन अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग क्या है? वो पैसा जो टैक्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करने के बाद ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का पैसा, सादा अल्फाज में जो प्रॉफिट उन्हीं को देना था हमने, वो उनको देने की बजाय दोबारा बिजनेस में लगा दें, उसको हम क्या कहते हैं? ये रिटेन अर्निंग। ये नहीं रिटेन कर सकते आप, टैक्स का और प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा रिटेन नहीं कर सकते, ये तो आपने देने देना है। और ये क्यों करते हैं? सच एज पेइंग ऑफ द डेट्स ऑब्लिगेशन, ताकि फ्यूचर में आपने कोई ऑब्लिगेशन पे करने हैं, कर्ज वापस करने हैं, या परचेजिंग कैपिटल एसेट्स, ऐसे एसेट जिनका आपको 1 साल से ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, ऐसे एसेट्स खरीदने हो आपने। कह रहा है कंपनी कैन ऑब्टेन इक्विटी फाइनेंसिंग बाय रिटेनिंग अर्निंग रेदर देन बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग अर्निंग टू इट्स ऑनर। यानी कि जो कमाया वो मालिकों को डिस्ट्रीब्यूट करने के बजाय उसको रिटेन करके रख लो, तो क्या बन जाती है? रिटेन अर्निंग। कह रहा द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ईच कंपनी डिसाइड हाउ मच ऑफ द कंपनीज अर्निंग्स शुड बी रिटेन। यानी कि ये 100% स्वाधीन किनकी होगी? डायरेक्टर्स की, कि कितना पैसा हमने रिटेन करना है। शेयर होल्डर नहीं आके कह सकते। अच्छा, इस दफा मान लो कि आप सारे लोग CFE के शेयर होल्डर, और इस साल CFE ने 10 लाख रुपया कमाया है प्रॉफिट। अब आप कहेंगे ऐसा करो 9 लाख रुपए में डिविडेंड दे दो, 1 लाख रुपए बिजनेस में रख, ये आपको कहने का हक? चाहे आप 100% शेयर होल्डर हो मेरे बच्चे, सारे इकट्ठे हो गया, ये कानूनी तौर पे डायरेक्टर को डिसाइड करने की इजाजत है, शेयर होल्डर को डिसाइड करने की इजाजत नहीं। तो कौन? ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है मेरे बच्चे, यहीं से सवाल बनेंगे। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ईच कंपनी डिसाइड, यानी कि जितना प्रॉफिट कमाया उसमें से कितना बिजनेस में रखना है, कितना डिविडेंड पे करना है, कौन डिसाइड करेगा? नीचे 4 ऑप्शन आ रहे होंगे, तो कौन डिसाइड करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। या वो लिखेगा डायरेक्टर, शेयर होल्डर, मेजर शेयर होल्डर, ऐसे शेयर होल्डर जिनके पास मोर देन 50% शेयर्स हों, तो आपको तो कंफ्यूज करेगा। लेकिन अगर आप लोगों ने थोड़े बहुत जिसको कहते हैं नॉलेज रखते हुए आपने लाइनों को गौर से पढ़ा होगा, फिर कोई दिक्कत नहीं। कहता है कि कितना पैसा री इन्वेस्ट करना कंपनी में और कितना आपने मालिकों में डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये कौन डिसाइड करेगा? डायरेक्टर। डिविडेंड्स आर पेमेंट्स टू स्टॉक होल्डर्स फ्रॉम ए कॉर्पोरेशन प्रॉफिट। अब देखो डिविडेंड को डिफाइन करा, डिविडेंड क्या होती है? आर पेमेंट्स टू स्टॉक होल्डर्स फ्रॉम ए कॉर्पोरेशन प्रॉफिट। प्रॉफिट में से कॉर्पोरेट जो मेंबर्स उनको पे करना, ये डिविडेंड कहलाता है। डिविडेंड कैन बी पेड इन शेयर्स आर इन कैश आर, ये भी मेरे एक तरीकाकार होता है, इसको ना ये बेशर्मी है वैसे यकीन करना, कसम से ये ना जुल्म करता है वैसे। इतने इतने मासूम बच्चे को इतनी हैवी चीजें, लेकिन ये जितना पढ़ रहे हो ये सारा कंपनी लॉ में आप दोबारा पढ़ेंगे, इसके प्रेफरेंस शेयर्स का वहां पे दोबारा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उस वक्त आपको मुस्कुराना चाहिए। जब कैप 7 में आपको बताया जाएगा, आपको पता प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, हम आपको बताते हैं मजे की, लेकिन मजे की बात पता क्या है? उस वक्त आपको कोई पता नहीं होगा प्रेफरेंस शेयर्स क्या है। ये मजे की बात भी है लेकिन ये दुख की बात भी, क्योंकि अभी जो माशाल्लाह चौधरी पहुंचे हुए होते हैं उनको कोई नहीं पता। I2 भी पास हो जाएगा, मैंने कहा सिर्फ एक बच्चा फेल हो, बाकी सबने पास कर लेना, तो इसका मतलब पास तो हो जाना, जबरदस्ती पकड़ के पास कर देना है कि अपने आप शायद। ठीक है मेरे बच्चे, नॉलेज को नहीं लेकर जा रहे हम साथ, इसलिए मैं भी यही कह रहा होता हूँ, गोली मारो नॉलेज को, सिर्फ पेपर पास किया, आ जाएगा जब जरूरत पड़ेगी नॉलेज आ जाए। लेकिन आगे जाओगे तो मेरे बच्चे नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, आगे जाएंगे नहीं तो नॉलेज का क्या करना है? इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? नॉलेज इकट्ठा करना या पेपर पास करना? कल कोई इसकी खिलाफवर्जी भी करेगा, खिलाफवर्जी मतलब किसी को मेरे इस बात पे इंतहाई एतराज भी हो, लेकिन मेरे बच्चे कोई फायदा नहीं उस एतराज का, क्योंकि अगर ये बच्चे CA इंटर करेंगे, कैप पास करेंगे तो उनको फर्म रखेगी, नहीं तो फर्म नहीं रखेंगे। जो सीखने सिखाने का सिलसिला शुरू होता है फर्म से। वो जो बंदा एतराज कर रहा है ना, नहीं तेरे पास नॉलेज हो, ये हो फलाना, और मजे की बात क्या है, फर्म्स के मोस्टली जो इंटरव्यूअर हैं वो तो मेरे बच्चे ये किताबों का नॉलेज तो मुझसे पूछे थे, वो तो कुछ और ही पूछ रहे हैं। वो तो बच्चे को बस चेक कर रहे होते हैं, बच्चे के पास वैसे ही मान लो कि जो करंट अफेयर्स का कितना नॉलेज है, या बच्चे की पर्सनैलिटी, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स,
ऐसी चीजों को देख रहे हैं, ऐसी चीजों को तो देख ही नहीं रहे बड़े सारे जो अच्छी फर्म्स वाले। हाँ, छोटी फर्मों वाले तो फिर टैक्स का फलाना बताओ, ऑडिट का फलाना बताओ। अच्छी फर्मों वाले ऐसी चीज नहीं देख रहे, तुमको पता है बच्चा पास करके आ गया, इट्स ओके। आई क्या एम बिला वजह पास कर देते? करता ही नहीं। जिसको थोड़ी भी कॉमन सेंस है ना, उसको पता है कि बच्चे ने अगर पेपर पास किया, उसका नॉलेज था तो आई कैप ने पास किया, नहीं तो उसको नहीं पास करना था। इसलिए मेरे बच्चे उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बता नहीं बता तो देखिएगा इधर गया फिर लाइन के यार लिमिट कहता कि व्हेन कंपनीज रिटेन प्रॉफिट्स इन द बिजनेस, द इंक्रीज इन रिटेन प्रॉफिट्स एड टू इक्विटी रिजर्व। यानी कि जो इक्विटी रिजर्व हमने बना के रखे होंगे, जो पैसा आपने प्रॉफिट का हिस्सा बचा लिया होगा, वो किस में चला जाएगा? इक्विटी रिजर्व्स के अंदर चला जाएगा। कहता द रिटेन्ड कैपिटल इन प्रिंसिपल इज री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस एंड कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द फर्दर ग्रोथ इन प्रॉफिट्स। मुश्किल बात तो नहीं। कहता कि इंक्रीजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल बाय रिटेन प्रॉफिट हैव सेवरल मेजर बेनिफिट्स फॉर कंपनीज। यानी कि अगर आप पैसा मेंबर पे डिवाइड करने के बजाय उसको पास रख लो, कहता है इसके बड़े फायदे हैं। कहता है कि फायदे शुरू हो गए। जो वैसे दिए हूँ दोगी यार, वैसे देने का फायदा। कहता है कि व्हेन न्यू इक्विटी इज रेज्ड बाय इशूइंग शेयर्स। अच्छा देखो मेरे बच्चे को कहता है कि रिटेन अर्निंग्स को क्यों ज्यादा मुफीद समझा जाता है एज कंपेयर टू कि हम शेयर इशू करके पैसा इकट्ठा करें। कहता है कि व्हेन न्यू इक्विटी इज रेज्ड बाय इशूइंग शेयर्स, देयर आर लार्ज एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद द कॉस्ट ऑफ द इशू। ये तो मेरे बच्चे देखो, वो कहता है कि अगर आप क्या करो, आप पैसा इक्विटी, डेट इक्विटी की बात नहीं कर रहा मैं, खाली इक्विटी की बात कर रहा हूँ। इक्विटी कैसे इकट्ठी कर सकते हो? शेयर इशू करके और रिटेन अर्निंग्स, ऐसे ना मेरे, इक्विटी है ना दोनों, शेयर इशू करके और रिटेन अर्निंग। कहता है अगर शेयर इशू करके आप पैसा इकट्ठा करते हो, उसका एक तो नुकसान होता है, शेयर इशू करने के ऊपर अच्छी खासा खर्चा आता है। जब आप बड़े होंगे आप पढ़ेंगे, कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है। प्रोस्पेक्टस कई पेजेस का होता है, वो फ्री में लोगों को अवेलेबल करना है आपने। और उसके बाद मेरे बच्चे उसको अखबारों में पब्लिश करना है, 100 तरह के खर्चे होते हैं जो आपने करने होते हैं, तो तब जाके शेयर इशू करते हैं। एक तो मेरे बच्चे शेयर इशू करने के ऊपर आपको खाली उसके ऊपर कॉस्ट आ रही है। कहता है व्हेन इक्विटी इज इंक्रीज थ्रू रिटेन अर्निंग, देयर आर नो इशू कॉस्ट बिकॉज नो शेयर्स आर इशू। कहता है अगर आपने जो कमाया उसी को अपने पास रख लिया है, शेयर इशू करने की तो नौबत ही नहीं है। जब शेयर इशू करने की नौबत नहीं आई तो आपको उसका खर्चा भी नहीं पे करना पड़ा। तो एक तो मेरे बच्चे यहाँ पे खर्चा बच जाता है प्रॉफिट को रिटेन करने से। दूसरा, द फाइनेंस इज रेडिली अवेलेबल विदाउट हैविंग टू प्रेजेंट ए केस टू ए बैंक और न्यू शेयर होल्डर। देखो अगर आपने नए शेयर इशू करने हो तो पहले तो नए जब शेयर ऑफर करोगे, लोगों को कन्विंस भी करोगे सर खरीद लो, है आपको फायदा मिलेगा, कुछ इस तरह की बातें। और अगर आपने पैसा बैंक से लोन लेने के लिए अप्लाई करते हो तो बैंक को भी आपको कन्विंस करना पड़ेगा। लेकिन कहते हैं जो पैसा आपने कमाया उसको अपने पास ही रखने के लिए किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। और पैसा कैसा होगा? रेडिली अवेलेबल होगा, फॉरन ही अवेलेबल। ना आपको शेयर होल्डर के तरले करने पड़ रहे हैं आओ हमारे शेयर्स खरीद लो, ना ही आपको बैंक के तरले करने पड़ रहे हैं कि आओ हमें लोन दे दो। कहता है कि शेयर होल्डर अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द रिटेंशन ऑफ अर्निंग। वही बात, शेयर होल्डर से डायरेक्टर्स को पूछने की जरूरत नहीं है। ये 100% डायरेक्टर की स्वाधीन है कि डायरेक्टर खुद डिसाइड करेंगे प्रॉफिट का क्या करना है। कहता है शेयर होल्डर की अप्रूवल नहीं चाहिए होती। जो 1 मिलियन कमाया सीएफपी ने इस साल, कुछ भी हमने नहीं पूछा, सारे का सारा पैसा अपने पास ही रखेंगे, शेयर होल्डर को कुछ भी नहीं दिया, इट्स ओके। शेयर होल्डर कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ ये कर सकते हैं डायरेक्टर को रिमूव कर, लेकिन उस पैसे का कुछ नहीं कर सकते। तो पैसे के बारे में वो कहेंगे वो पैसा उठा के हमें दे दो, नहीं ऐसा कुछ नहीं कर सकते। कहता है however there may be limit to the amount of earnings available for retention, there are 3 main reasons। अब ये पूछेगा मेरे बच्चे, एक ऑप्शन तो वो खुद से ऐड कर देगा। बताओ ये जो रिटेन अर्निंग्स हैं इनको पास रखने से कुछ नुकसान भी है, लिमिट्स हैं ये कह लो, कुछ इसके ऊपर लिमिटेशंस हैं, कुछ कमी कोताहियां भी हैं कि जिस वजह से हम पैसे को अपने पास रख ही नहीं सकते। रिटेन अर्निंग बहुत अच्छी चीज है। कुछ फैक्टर्स हैं जिस वजह से हम रिटेन अर्निंग नहीं कर सकते, यानी कि हम जो कमाया वो अपने पास नहीं रख सकते, हमें क्या करना पड़ेगा? शेयर होल्डर को पे करना पड़ेगा। उसकी वजूहात क्या है वो जरा देखिएगा। द कंपनी माइट नॉट अर्न लार्ज प्रॉफिट, अर्निंग्स कैन ओनली बी रिटेन इफ द कंपनी इज प्रॉफिटेबल। इस साल में लॉस है और एक बंदा कह रहा हो, एक डायरेक्टर कहेगा ऐसा कर लो सारी अर्निंग रोक लो, और दूसरे कहेंगे अर्निंग है किधर, बेशरम लॉस में बैठे होंगे। तो इसका फायदे इसका मतलब क्या होगा? रिटेन अर्निंग के लिए सबसे पहले अर्निंग का होना जरूरी है। उसके बाद कहता है कि अर्निंग्स आर आइदर रिटेन्ड आर पेड आउट टू शेयर होल्डर एज डिविडेंड। बाय रिटेनिंग अर्निंग्स ए कंपनी इज देयरफॉर विदहोल्डिंग डिविडेंड
from its shareholder. Therefore, retained earnings must be used efficiently to provide a suitable return on investment. Unless retained earnings contribute to the future. ये सारा एक ही पॉइंट देखो मेरे बच्चे कहना क्या चाह रहा है, कहता है कि रिटेन अर्निंग अगर आप रखोगे, ये आपने एक्चुअली मेंबर्स का डिविडेंड रोका है, और मेंबर्स का डिविडेंड रोककर अगर आपने अच्छी जगह पे उसको खर्च ना किया और कल फ्यूचर में उससे कमाकर शेयर होल्डर को पे ना किया, तो ये आपके लिए मान लो के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, शेयर होल्डर आपसे नाराज हो जाएंगे। यानी कि अगर आपने रिटेन अर्निंग करनी है, उस पैसे को फिर अच्छी जगह पे खर्च भी करना है। देखो होता था ना घर में, मान लो कि बात कर घर वाले हमें पैसे देते थे, जाओ भाई दुकान से ये चीजें खरीद लाओ, हम बचा लेते थे बीच में से पैसे, मान लो अगर वो बचा के हम खुद खा गए, खुद स्टिंग पी ली, हमें घर वालों से चपेड़े पड़ती। लेकिन अगर मान लो कि वहां से पैसे बचे और आपने उसको मस्जिद में दे दिया, घर वाले कहते हैं बहुत अच्छा बच्चा है हमारा, है। यानी कि अगर आपने पैसे बचाए और उनका गलत इस्तेमाल किया है, लेकिन हम तो, मेरे बच्चे स्टिंग स्टूंग तो उस वक्त हमारे दौर में होती नहीं थी, हम गेम्स खेला करते थे, हैं। गेम्स खेलना ऐसे था जैसे जुए के अड्डे पे पकड़े गए, अगर गेम खेलते हुए पकड़े जाते थे ना, वो जो वीडियो गेम्स होती थी, हैं, तो हमारे साथ वही सलूक होता था जैसे हम जुए के अड्डे से पकड़े गए। और मजे की बात कि आज हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उनके हाथों में मोबाइल है, वो सारा दिन गेम्स खेल रहे हैं, और हम उनकी तरफ रश की बड़ी निगाहों से देख रहे होते हैं कि बेटा कितने खुशकिस्मत है। हमारे ऊपर तो पता नहीं क्या क्या इल्जाम हो, पता है ओए तेरा पुत्र गेमा च बैठा ही उथे है, और तानू बच्चों का कोई ख्याल नहीं है। यकीन करो ऐसा लगता था जैसे पता नहीं कि सबसे बड़ा क्राइम गेम्स खेलना है। उसको शैतान समझते थे ना, ये कंप्यूटर, ये सारी चीजें, इनको शैतानी चीजें समझते थे, और ये समझते थे कि ये बच्चों को खराब करने वाली दुनिया में कोई चीजें आ गई। लेकिन बहर एक दफा घर वालों ने फीस दी, तो वो गेम खेला, तो देखिए ये नहीं कि मैं फीस से गेम खेल रहा था, लेकिन पॉकेट में थी वो फीस, तो उस वक्त का 300 रुपये अच्छा खासी अमाउंट हुआ करते थे। वो भाई गेम खेलते हुए किसी ने निकाल ली, तो अब वहां पे अच्छा खासा शोर पड़ गया कि भाई पैसे निकाल लिए किसी ने। इतना शुक्र है कि वहां पे वो बंदा वहीं पे पकड़ा गया, वो बंदा, वो बच्चा जिसने पैसे निकाले थे, और वो पैसे मुझे वापस मिल गए। उसके बाद फिर मैं नहीं कभी गया, वो मेरा आखिरी दिन था। क्योंकि देखो खेलने तक तो ठीक हो गया भैया, मैं पढ़ता भी हूँ साथ, खेल भी लूँ, तो कोई इसमें मुझे दिक्कत महसूस, क्योंकि गाँव से शहर आते थे ना, तो शहर में पढ़ खेल भी लिया करते थे वहाँ पे, है। तो जहाँ पे ट्यूशन पढ़ते थे वो साथ ही था, उसके उसी गली में गेम की दुकान बनी थी। लेकिन जिस दिन वो मेरे पैसे निकले ना, मैंने कहा कि आज अगर ना मिलते, तो राणा तो रुल गया था उस वक्त तो राणा राणा भी नहीं था। अब ये नहीं कहना सर राणा बाद में बने, लेकिन उसको उस वक्त हमें थोड़ी पता था कि मैंने तो अपने नाम के साथ वो नाम खुद लिखवाते थे उस वक्त। मैंने अपने नाम के साथ लफ्ज जो डॉक्यूमेंट्स में राणा नहीं लिखवाया, क्योंकि लोग कहते थे राणे पढ़ते ही कौन। यकीन कर लो उस वक्त मुझे ये था कि लोग हमें कहते थे राणे का बच्चा पढ़ रहे हैं, तो इसलिए नाम के साथ लफ्ज, मेरा नाम मोहम्मद नवीद खान, नाम के साथ लफ्ज मैंने डॉक्यूमेंट्स में लिखवाया ही नहीं था। हालांकि वो जब मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स जाते थे वो सारे 8th से 8वीं क्लास में हमारा वो हुआ करता था बोर्ड के। हाँ, तो उस वक्त एज उस वक्त कम करवाई डॉक्यूमेंट्स में। उस्ताद ने कहा कि राणा 10 तेरे कितने साल काट करेंगे। मैंने कहा कि सर जितने मर्जी कम कर दो, अब आपकी मर्जी है, लेकिन मेरे नाम के साथ राणा नहीं लिखना, एज कम कर दो। उन्होंने कोई 2-3 साल कम कर दी। ये उस वक्त ये सारा कुछ हुआ करता था, अब नहीं होता ये सारा, अब ये जुगाड़ नहीं। ये लाइनें जरा देखिएगा, अर्निंग्स आर आइदर रिटेन आर पेड आउट टू ए शेयर होल्डर एज ए डिविडेंड। बाय रिटेनिंग अर्निंग्स ए कंपनी इज देयरफॉर विद होल्डिंग डिविडेंड्स। यानी कि अगर आप रिटेन अर्निंग कर रहे हो, एक्चुअली आप डिविडेंड को विद होल्ड कर रहे हो। विद होल्ड का मतलब क्या है, मेंबर्स को पे ना करना, अपने पास रख लेना, इसको कहते हैं विद होल्डिंग डिविडेंड। तो विद डिविडेंड को विद होल्ड कर रहे हो फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर, देयरफॉर रिटेन अर्निंग मस्ट बी यूज्ड एफिशिएंटली। अब जो पैसा आपने मालिकों के हाथों से छीन लिया है या उनको पे नहीं किया, आपने उनका हक अपने पास रख लिया है, अब आपने क्या करना है, उसको एफिशिएंटली यूज करना है टू प्रोवाइड ए सूटेबल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। उसको ऐसी जगह पे पैसे को लगाना जहां पे कल फ्यूचर में शेयर होल्डर के लिए आप ज्यादा पैसा कमा सके। कहता है कि अनलेस रिटेन अर्निंग कंट्रीब्यूट टू फ्यूचर ग्रोथ इन अर्निंग्स एंड डिविडेंड, शेयर होल्डर विल डिमांड हायर डिविडेंड्स एंड लोअर अर्निंग रिटर्न। अगर फ्यूचर में शेयर होल्डर को फायदा दोगे ना आप, उनको फायदा होता नजर भी आ रहा होगा, तो फिर वो कहेंगे कोई मसला नहीं, आप रिटेन अर्निंग कर लो। लेकिन अगर आपने फ्यूचर में भी कोई बेनिफिट ना दिया और अभी करंट भी आप उनको पैसे नहीं पे कर रहे, फ्यूचर में भी ग्रोथ नजर नहीं आ रही, तो फिर वो कहेंगे सर अब आप हमारा पैसा रिटेन ना करके रखो। वो कर कुछ नहीं सकते, लेकिन शेयर होल्डर क्या कर सकते हैं, डायरेक्टर को रिमूव कर सकते हैं। फायदे क्या होंगे रिटेन अर्निंग से? दीज अर्निंग्स आर रेडिली अवेलेबल, है ना, यही है, तो बीच में छोड़ा तो नहीं। कह रहा कि एक तो दीज अर्निंग्स आर
रेडिली अवेलेबल, हर वक्त अवेलेबल, जब दिल करे। इनके पास पड़ा हुआ ना पैसा, उधार लेने की जरूरत नहीं, शेयर इशू करके इकट्ठा करने की जरूरत नहीं ना। अभी शेयर इशू करेंगे, पता नहीं लोग खरीदेंगे भी कि नहीं, पता नहीं पैसा इकट्ठा होगा भी नहीं, ये तो हो गया आपके पास है। एंड द कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू सीक हेल्प फ्रॉम द शेयर होल्डर और लेंडर्स इन केस ऑफ अर्जेंसी ऑफ फंड्स। यानी कि पैसे की जरूरत हो और आप लोगों को कन्विंस कर रहे हो हमारे शेयर खरीद लो, या आप लोगों से उधार मांग रहे हो, तो ये करने की जरूरत, क्योंकि आपका पैसा आपके पास पड़ा हो, उसको रोक लो। रेन अर्निंग इनहेंस द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस। भाई जो कंपनी प्रॉफिट कमा रही होगी उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन अच्छी होगी या बुरी होगी? पक्की बात अच्छी होगी मेरे बच्चे। देखो लफ्ज यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा मुझे बताओ, फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ पे नजर आती है? बैलेंस शीट में या पीएनएल में? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, और पीएनएल क्या बताता है? हाँ, वो परफॉर्मेंस बताता है। देखो अगर आपने प्रॉफिट कमाया, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो साथ है ही है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन भी अच्छी नजर आएगी। क्योंकि आपके जो देखो रिटेन अर्निंग क्या करोगे, एक तो अर्निंग, रिटेन अर्निंग इक्विटी में नजर आएगी बैलेंस शीट में। अगर आप उसे एसेट खरीदोगे वो भी कहां पे नजर आएंगे? बैलेंस शीट। क्योंकि कैपिटल नेचर के खर्चे करते हो ना आप इससे मोस्टली, तो जब तक खर्चा नहीं किया, रिटेन अर्निंग है खाली, वो भी बैलेंस शीट में नजर आएगी। पीएनएल में नजर नहीं आती मेरे बेटे, पीएनएल में तो कमाया वो नजर आएगा, रिटेन अर्निंग कहां पे नजर आएगी? बैलेंस शीट के अंदर। कहता है फॉर एग्जांपल इफ ए बिजनेस, अच्छा देखिए, कहता है दिस फर्दर हैव द बिजनेस टू अट्रैक्ट इक्विटी एंड डेट फाइनेंस इन्वेस्टर। कहता है कि जब आप अपनी बैलेंस शीट, अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दिखाओगे और पोजीशन अच्छी दिखाओगे, बैलेंस शीट और पीएनएल अच्छा बनना होगा, इससे नए शेयर इशू करोगे, उससे भी फायदा होगा, लोग आपके शेयर्स खरीद लेंगे, उनको पता अच्छी कंपनी है, ये यहाँ पे कमाने के चांसेस ज्यादा है। और अगर उधार लेने जाओ, उधार भी कोई बंदा इन्वेस्टर जो बैंक वगैरह आपको उधार देते, लेंडर क्रेडिटर जो आपको उधार देते हो, किस बेस पे देते हैं? ये फाइनेंशियल पोजीशन परफॉर्मेंस की बेस पे। जब ये अच्छा दिखाओगे तो इस बेस पे वो क्या करेगा, आपको उधार भी जल्दी दे देंगे। यानी कि तगड़े बंदे को उधार भी जल्दी मिल जाए, माड़े बंदे को उधार भी वो भी नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल इफ ए बिजनेस विद a strong financial position can easily obtain a loan from the bank as compared to business with a weak financial position। क्योंकि बैंक को पता है ना कि यहाँ पे डिफॉल्ट होने के चांसेस कम है, कि बंदा हमारे पैसे वापस कर देगा और पैसा मरेगा भी नहीं, इसलिए बैंक लोन दे देगा। लेकिन जिसकी बेचारे की फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो, उस बैंक के 100 दिमाग में आ रहा होता है कि डिफॉल्ट कर देगा, ये पैसा डूब जाएगा। उसके बाद रिटेन अर्निंग्स आर ए चीपर अल्टरनेटिव टू अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस डेट आर इक्विटी फॉर ए कंपनी। देखो शेयर इशू करके पैसा इकट्ठा कर सकते हैं और उधार भी ले सकते हो, लेकिन दोनों से जो सस्ता पड़ता है वो क्या है? रिटेन अर्निंग। क्योंकि जब शेयर इशू करोगे, वही बात मेरे बच्चे, आप मजीद मालिक बना रहे हैं, और शेयर इशू करने के पीछे हम डिस्कस करके आए थे, शेयर इशू करने के ऊपर कॉस्ट आती है, खर्चा आता है आपको। लेकिन अगर तो मालिक तो आएंगे, एक तो शेयर इशू करने के ऊपर खर्चा, और दूसरा अगर उधार लेते हो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करते हो। ये जो रिटेन अर्निंग है, ना तो इसमें शेयर इशू करने का खर्चा आया, और ना ही आपको क्या करना है, इंटरेस्ट पे करना है किसी को। इसलिए ये क्या है, ये चीपर अल्टरनेटिव है एज कंपेयर टू डेट और इक्विटी। देखो ये इक्विटी, इसका मतलब इक्विटी भी तो रिटेन अर्निंग भी तो इक्विटी का हिस्सा है ना। लेकिन मेरे बच्चे यार, इक्विटी यहाँ पे जो मतलब है उसका क्या है, वो शेयर इशू करके जो इक्विटी इकट्ठी करते हैं, याद रखोगे इसको। फॉर ए कंपनी बिकॉज इट इज इंटरनली लिखा हुआ, इंटरनली जनरेटर, क्योंकि ये खुद आपने जनरेट किया, खुद कमाया इसको, इसलिए ये सस्ता पड़ता है। कहते हैं व्हेन ए बिजनेस रेजेस इक्विटी और डेट फाइनेंस इट हैज टू बेयर सर्टेन कॉस्ट, और वो विच इज नॉट द केस विद रिटेन अर्निंग फर्दर। क्योंकि वो कॉस्ट कौन सी अभी मैंने बता दी, शेयर इशू करने के ऊपर कॉस्ट, और अगर उधार लो तो इंटरेस्ट कॉस्ट, और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में। फर्दरमोर बिजनेसेस डोंट नीड टू मीट एनी क्रेडिट रेटिंग और सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स टू यूज रिटेन अर्निंग अनलाइक डेट फाइनेंस। और जब डेट फाइनेंस लेते थे फिर अगर आपको याद हो हम क्या करते थे, उसमें कुछ कॉवेनेंट्स होते थे जिनको मेंटेन रखते थे, क्रेडिट रेटिंग होती थी जो दिखानी होती थी हमें, या सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स होती थी। सिक्योरिटी का पता चल गया कितनी तरह की होती है? मतलब 4 तरह की होती है। अगर किसी ने बोला 4 तरह की, तो चौथा फिर खुद होगा, इसको बैंक वालों के पास रखवा के तो फिर हम लोन ले सकते हैं, ऐसे ही ना। क्योंकि हमारे नजदीक 3 तरह की, तो चौथी इसकी अपनी इजाद करता है, तो इसमें खुद ही शामिल हो। ये ज्यादा सस्ता है, घर वाले भी खाने पीने से बच जाएंगे हैं। वो इसी ना एक वो इंडिया का एक बिजनेसमैन है, उसके बारे में मशहूर है, पता नहीं है कि नहीं इस तरह। कहता है कि मान लो कि उसके पास बाहर कोई महंगी तरीन गाड़ी थी, अब उसके पास वो कोई पार्किंग, एक वो इंडिया में वापस आना चाह रहा था, उसके लिए पार्किंग की जगह नहीं। वो गया एक बैंक में, और बैंक को जाके कहा कि भैया ऐसा कर दो, मुझे मान लो कि इतने कोई डॉलर मुझे वो दे दो, उधार दे दो। उन्होंने क्या, सर हम इतने डॉलर उधार देते, बड़े ज्यादा नहीं मांगे, थोड़े से, लेकिन सर उसके लिए आप हमें सिक्योरिटी दो। उसने गाड़ी दे दी उन्हें। तो वो स्कूल से उधार लेकर वापस आया, इंडिया घूमा फिर अपना जितना सा रहा, वापस गया, उसने वो वापस किया उनको, और गाड़ी स्कूल से वापस ले ली। तो पार्किंग की वो जो मसला था उनको, पार्किंग का, गाड़ी की सिक्योरिटी का, वो सारा रिजॉल्व हो गया बैंक वालों के सपोर्ट करके। तो ये भी एक पार्किंग के लिए अच्छा मामला है।
ये हुआ क्या था, ये प्लाई था या मॉर्गेज थी? इतना सोचा क्यों है? कहते हैं द यूज ऑफ रिटेन अर्निंग रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इशूइंग द एक्सटर्नल इक्विटी। ये बकवास उसने बार बार कर दी, अब फिर कर रहा है कि शेयर इशू करने के ऊपर जो खर्चा आता है। एंड आल्सो एलिमिनेट द लॉसेस इनकर्ड ऑन अप अंडर प्राइसिंग। और वो जो लॉस है, मान लो कि अगर 10 रुपए का शेयर है और अगर वो ना बिक रहे तो आप कितने का बेचोगे? 8 रुपए का। वो जो सस्ता बेचने के ऊपर जो मान लो कि नुकसान हो रहा है, वो नुकसान भी होने का खर्चा नहीं होता रिटेन अर्निंग के अंदर। कहता है कि देयर विल बी नो डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल एंड ओनरशिप। डिल्यूट करना क्या होता है बोला? हाँ, कम करना कह लो सादा अल्फाज में। जैसा एक बचपन में हमारे दौर में इसको कसाफत पढ़ा करते थे, और आप उसको इंग्लिश में पढ़ते थे डेंसिटी, आई थिंक डेंसिटी। हमारे दौर में उर्दू होती थी ना मेरे, हमारे दौर में इंग्लिश थी नहीं। तो ये बाद में बच्चे जब छोटे पढ़ते थे उनके साथ कसाफत के साथ लिखा होता था डेंसिटी वगैरह कुछ भी। तो याद करें, उस कसाफत को कम किया जा सकता, डेंसिटी को कम किया जा सकता था। जैसे हम कहते थे कोई महलूल हो, उसकी कसाफत को कम करना हो तो उसमें पानी शानी डाल दो, है तो उसकी कसाफत क्या हो जाएगी? डेंसिटी कम हो जाएगी। ऐसे ही मेरे बच्चे, इसी तरह मान लो कि इस सीएफई का अज्यूम कर लो एग्जाम्पल के तौर पर मैं मालिक, तो सारा इसका कंट्रोल किसके पास होगा? ऑनरशिप किसके पास है? मेरे पास है। अच्छा, मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई, मैंने क्या किया? इन 3 बच्चों को कहा कि बेटा आप भी मेरे साथ आ जाओ, मालिक बन। क्या वो जो एक बंदे की मलकियत थी, क्या अब वो थोड़ी सी उसकी कसाफत कम हुई? क्या वो थोड़ी सी डिल्यूट हो गई? अब वो पावर सिर्फ मेरे पास नहीं रही, अब वो पावर कुछ और लोगों के पास भी चलेगी। फिर मजीद पैसों की जरूरत पड़ेगी, पूरी लाइन आ गई। क्या कसाफत कम हुई? कंट्रोल और मैनेजमेंट मजीद डिल्यूट हुआ, मजीद कम हो गया। इन 3-4 हाथों से निकल गए कई हाथों में, फिर एक और लाइन आ गई। क्या मजीद वो कंट्रोल कुछ और हाथों में चला गया? तो इसको हम, ये लाइन मेरे बच्चे उसी कॉन्टेक्स्ट में है, देयर विल बी नो डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल एंड ओनरशिप। कि अगर आप रिटेन अर्निंग को इस्तेमाल करोगे, इसको शेयर इशू करने, यानी कि शेयर आप इशू नहीं कर रहे, जब शेयर इशू नहीं कर रहे, ओनरशिप और कंट्रोल आप डिल्यूट नहीं कर रहे, बल्कि जो कमाया दोबारा बिजनेस में लगा लिया, तो इससे आपको मजीद मालिक नहीं मिलेंगे, यानी कि मालिक वही रहेंगे बल्कि पैसा मिल गया आपको। इन केस द कंपनी रिलाइज ऑन द रिटेन अर्निंग, इससे क्या होगा? नो डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल एंड ओनरशिप। इसका मतलब जब शेयर इशू करेंगे तो क्या होगी? डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल एंड ओनरशिप भी हुआ करे। उसके बाद कहता है इफ ए कंपनी चूजेस नॉट टू पे डिविडेंड्स एंड रिटेन ऑल इट्स अर्निंग, इट स्टिल जनरेट वेल्थ फॉर इट्स स्टॉक होल्डर थ्रू एप्रिसिएशन इन इट्स नेट वर्थ एंड द वैल्यू ऑफ द स्टॉक्स। कहता है अगर वो पैसा बचा के भी रख लें तो उससे, उसके बावजूद मेरे को जो पैसे को दोबारा बिजनेस में लगाएंगे, उससे एक तो बिजनेस की नेट वर्थ इंक्रीज होगी, जो वेल्थ है वो बढ़ेगी, यानी कि एसेट्स ही बनाएंगे ना उससे मोस्टली। तो एसेट दोबारा बिजनेस का हिस्सा बनेंगे, तो वो एसेट कल अगर लायबिलिटी पे करने के बाद एसेट है किसके? मालिकों के। उसके बाद मेरे बच्चे वो कहता है कि स्टॉक की वैल्यू भी बढ़ेगी, यानी कि जब बिजनेस ग्रो करेगा तो शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ेगी। कहते हैं जनरली द स्टॉक मार्केट व्यूज द इक्विटी इश्यूज एज ए डाउटफुल। एक और फायदा होता है कि जब हम शेयर इशू करते हैं तो लोग कई कहते हैं, देखो होता है ना, एक बंदा वो कहता है मेरे पास बड़ा पैसा है, बड़ा पैसा है मेरे पास है, और कल जब बच्चों की शादी की तो जमीन बेची उसने। हम कहते हैं बड़ा तेरे को पास तो पैसा था, है अब बच्चों की शादी कर रहा तो जमीन बेच के। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो अभी बातें थी हवाई, इसका मतलब ये बंदा गरीब है, माड़ा है जो जिसको बेचारे को जमीन बेचनी पड़ रही। तो सेम यहाँ पर भी यही कह रहे हैं, कह रहा है कि जब कोई कंपनी शेयर इशू करके पैसा इकट्ठा करती है, कई लोग फिर ये भी सवाल उठाते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ? कंपनी के हालात अच्छे नहीं है कि इसको शेयर इशू करने पड़ रहे। कहता है कि डाउटफुल एंड देयरफॉर दीज अर्निंग्स डू नॉट कैरी ए नेगेटिव कॉनोटेशन। कॉनोटेशन मतलब ये कह लो कि इशारा कह लो, या क्या लफ्ज? जेस्चर। हाँ, ये अच्छा लफ्ज, जेस्चर। लोड़ा आज की आखिरी बात, इसके नुकसान भी है। नुकसान क्या है? द अमाउंट रेज टू द अक्रूअल अर्निंग्स। अक्रूअल अर्निंग्स, अच्छा देखो अक्रूअल लफ्ज क्या होता है वाला? और यार ऐसी अक्रूअल कहते हैं ऐसी चीज जो अक्कर हो चुकी है, उसको अक्रूअल कहते हैं। यानी कि खर्चा हो चुका हो, इनकम अर्न कर चुके हैं, यानी कि जो अक्रंस हो चुकी हो। अक्रंस से लफ्ज क्या निकला? अक्रूअल। यानी कि जो इनकम आपने अर्न कर ली, चाहे मिली हो या ना मिली हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो खर्चा आपका हो गया हो, चाहे पे किया हो या ना किया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए लफ्ज क्या बोलते हैं? अक्रूअल। तो अक्रूअल अर्निंग क्या है? ऐसी अर्निंग जो आप कर चुके हैं, ये नहीं कि हाँ वो अभी आपके हाथ में है या नहीं, वो अलग बात है। जो पीएनएल के अंदर पूरा प्रॉफिट दिखा रहे हो सकता है कई सेल्स हैं, वो सेल अभी आपको पैसे बाद में मिल रहे हैं, लेकिन कम से कम सेल तो होगी, है प्रॉफिट में तो वो भी नजर आ रही होंगी। ऐसे है कि नहीं? तो सेल वहां पे तो सेल की तो पूरी फिक्र है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां पे लिखा होता है ये सेल कैश में है और कितनी सेल उधार की है, सेल तो सेल होती है। तो इसलिए मेरे बच्चे लफ्ज क्या है? सादा अक्रूअल। मतलब अक्रूअल अर्निंग्स क्या है? ऐसी अर्निंग जो आपने कर ली हो, जो हो चुकी है। द अमाउंट रेज थ्रू द अक्रूअल अर्निंग्स could be limited and also it tends to be highly variable because certain companies follow a stable dividend policy.
कहता है देखो ये जो आप डिविडेंड पे करते हो, ये पे करते हो दोबारा देखिए, द अमाउंट रेज थ्रू द अक्रूवल अर्निंग्स कुड बी लिमिटेड, यानी कि जो पैसा आपने कमाया है, कहता है हो सकता है यही बहुत ज्यादा ना हो, यही थोड़ा सा हो, और वो जो थोड़ा सा पैसा है अगर वही आपने बचा लिया, वो जो आपकी एक पॉलिसी है कि हमने स्टेबल डिविडेंड पे करना है हर साल में, इतनी अमाउंट डिविडेंड के तौर पे करना, मान लो हमारी कंपनी ने डिसाइड कर रखा है कि हर साल 1 मिलियन डिविडेंड पे करेगी, एक पॉलिसी है हमारी। अगर इस साल आया ही मान लो कि प्रॉफिट ही हमारा 1.1 मिलियन है, तो बेटा तो रिटेन अर्निंग होगी कितनी, सिर्फ 1 लाख, तो कम से कम आपने 1 मिलियन तो पे करना है उनको। इस हाँ अगर मान लो कि प्रॉफिट आपका 100 मिलियन आ गया हो और आपने पे करना हो 1 मिलियन कम से कम, तो आप बाकी सारा रिटेन करना। रिटेन कहते हैं कि सादा अल्फाज में कहना ये चल रहा है, भाव का तो रिटेन करने के लिए पैसा भी तो चाहिए, और भाव का वो प्रॉफिट होते ही नहीं थे कि हम क्या कर सके, उनको रिटेन कर सके। द रिटेन अर्निंग इन सम केसेस मे नॉट नेसेसरली मैच विद द कैश फ्लोज, फोर्सिंग द कंपनी टू स्टिल बोरो द फंड्स। कहता है कि बात का तो ये भी एक दिक्कत होती है कि आपका जो बिजनेस चलाने के लिए खर्चा चाहिए वो चाहिए 5 मिलियन, और आपने जो कमाया वो है 2 मिलियन, स्टिल बिजनेस को चलाने के लिए आपको मजीद 3 मिलियन चाहिए है, तो इसका मतलब वो रिटेन अर्निंग भी आपके शायद किसी काम की नहीं आ रही, क्योंकि स्टिल आपको क्या करना पड़ रहा है, उधार लेना पड़ रहा है। तो कहता है भास्कर ऐसी सिचुएशन भी होती है। कहता है कि द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दीज अर्निंग्स इज रिलेटिवली हाई बिकॉज इट शोज दैट द अमाउंट ऑफ अर्निंग विच हैव बीन फोरगोन बाय द इक्विटी शेयर होल्डर। कहते हैं इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी काफी हाई होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है, आपने मालकों को पे नहीं किया, दोबारा बिजनेस में लगा दिया, जब मालकों को पे नहीं किया दोबारा बिजनेस में लगाया, और कल अगर वो पैसा डूब गया तो मालिक आपको चपेड़े भी बहुत करेंगे, क्योंकि इससे बेहतर है तो वो पैसा हम ही दे देते हैं, आपने बिजनेस में लगा के उसको भी डुबो दिया। तो इसलिए मेरे बच्चे इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के हाई है, इस वजह से हाई है, आपने मालकों को जो प्रॉफिट जाना था उनके घरों में, आपने उस पैसे को रोक के दोबारा बिजनेस में लगा दिया। इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, मालकों को पैसा नहीं दे रहे आप। तो मालिक कौन है, जो उस डायरेक्टर्स के भी मालिक। Some companies do not give much importance to the opportunity cost of these earnings and invest these into sub-marginal projects। कहता अच्छा कई आप जैसे डायरेक्टर्स होते हैं, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहता है इसमें कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन सी होती है, कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं, कोई क्या बिगाड़ लेगा हम, और वो पैसा रोक के क्या कर देते हैं, सब मार्जिनल प्रोजेक्ट्स में लगा देते हैं। सब मार्जिनल प्रोजेक्ट्स ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे कमाई कम हो रही है, ऐसा 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 प्रोजेक्ट जिसमें पैसा शायद ज्यादा लग रहा हो, और जितना पैसा लग रहा हो उस लिहाज से कमाई ना आ रही हो, कमाई कम आ रही हो, ऐसे प्रोजेक्ट को क्या बोलते हैं, सब मार्जिनल प्रोजेक्ट। कहता आपने अर्निंग रोक के आपने क्या कर दिया, सब मार्जिनल प्रोजेक्ट्स में लगा दी, और फिर कल मेरे बच्चे वही बात चपेड़े भी ज्यादा बढ़ेंगी। कहता है दैट द नेगेटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू विच मे रिड्यूस द, ये मी नहीं है, मे है मेरे बच्चे, MA होता, ये हाल है, तो ये मे। तो क्या कर सकते हैं मेरे बच्चे, आप क्या करोगे, उसको सब मार्जिनल प्रोजेक्ट्स में लगा दोगे, जिससे उनकी नेट प्रेजेंट वैल्यू भी नीचे जाएगी, यानी कि वो फार्मूला भी जो आपने नहीं पढ़ा, वो फार्मूला आगे फ्यूचर की जो अर्निंग्स हैं उनको सबको मिला के आज प्रेजेंट वैल्यू निकालो। आज जो प्रेजेंट वैल्यू जो पैसा इन्वेस्ट किया उसकी निकल रही है 1 मिलियन, आपने लगाया उसके ऊपर 2 मिलियन, यानी कि आप लॉस में, जो कमाओगे वो कम है, जो पैसा लगा रहे हो वो ज्यादा है। तो जब लॉस में होंगे तो आपकी जो शेयर्स की वैल्यू भी क्या होगी मार्केट में, वो गिरेगी। कल यहीं से शुरू करेंगे।